Morning friends, this is Satyam Tiwari. You are watching my YouTube channel Ans 5G Academy. Welcome in my YouTube channel. Here today we will discuss about the future indefinite tense. अभी तक हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब कई यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो अपलोड हैं जहां पर आप सभी ने सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रखा होगा। आज हम यहां पर सीखेंगे थोड़ा कुछ एडवांसमेंट उसमें करके कि मतलब क्यों ही ऐसे चुटकियों में ऐसे चुटकियां बजाते हैं समय हम ट्रांसलेट कर देंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेट इसे चुटकियों बजाने में हो जाएगा। मतलब बहुत ही आसान तरीका, एडवांस मेथड आज हम यहाँ पर कुल मिलाकर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सीखने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर रखा है कई टॉपिक, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और एडवांस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इतनी वीडियो। और जो बिना काम वाले सेंटेंस होते हैं, ट्रांसलेशन सिर्फ दो प्रकार के, एक जिसमें काम हो, एक बिना काम वाला। तो जिसमें बिना काम वाला ट्रांसलेशन से तीन तरीके से बनते हैं। कौन कौन से? यूज ऑफ वर्ब टू बी से, यूज ऑफ हैज हैव हैड से, यूज ऑफ देयर एंड इट से। उन सभी की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है जिसकी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया मेरे वीडियो की मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को वॉच करिए। तो आज की जो टॉपिक है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले इफ यू आर न्यू इन माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक आल्सो एंड शेयर आल्सो, because of you will get all the notification of my videos. When I will upload any videos you will get the notification. So let's start now. Dear students, here we will talk about the future indefinite tense. हम सभी यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हम सभी इसकी पहचान जो है, सबसे पहला जो टॉपिक होता है किसी भी टेंस का, जो सबसे पहला टॉपिक होता है वह होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। किसी भी टेंस की जो पहचान होती है, यानी कि उसके हिंदी वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे, यही सबसे पहली टॉपिक होती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान है उसको हम सबसे पहले पहचान लेते हैं। पहचान इसकी क्या है? जब कभी भी वाक्यों के अंत में ता होगा, टी होगी, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ता होगा, टी होगी, ते होंगे, या ये आ जाए, या फिर गा, गी और गे आदि ये आ जाए तो हम तुरंत समझ जाएंगे यह कौन सा टेंस है, यह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। समझते हैं जैसे एग्जांपल के थ्रू। जैसे देखिए, मैं घर जाता हूँगा, तो लास्ट में क्या आया? ता हूँगा। कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वह घर जाएगा, लास्ट में क्या आया? गा। तो गा जब कभी भी गागी गे आएगा वह भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। और समझते हैं, ये डांस करेगा, तो जो ही हम पता चलेगा कि यह डांस करेगा, गागी गे आएगा, तुरंत हम पहचान जाएंगे। तो हम एग्जाम्पल जब इसका समझेंगे तो वहां पर इसको पहचान मतलब अधिकतर मतलब बहुत बेहतर समझेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतनी बात, वह घर जाता होगा, वह खाना पकाती होगी, ती होगी, वह घर जाते होंगे, ते होंगे। तो जहाँ पर ये सारी सिचुएशन आए, मतलब लास्ट में आपको वाक्य के हिंदी वाक्यों के अंत में जब ये सब चीजें देखने को मिले तो आप लोग तुरंत पहचान जाइए कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा आज मुझे जुकाम है हल्का सा, इसलिए मेरी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं हो रही होगी, लेकिन उसके लिए चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी बेहतर प्रयास करूंगा अपनी आवाज देने के लिए। पहचान का बात खत्म, आप लोग समझ गए कि पहचान क्या होती है। अब बात आती है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वह क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब का इसमें यूज होता है विल और शैल। विल और शैल। देखिए, मॉडर्न इंग्लिश जो कहती है कि आप चाहे जहां पर विल का यूज करिए, मतलब शैल का यूज ही मॉडर्न इंग्लिश ने खत्म कर दिया। ये बात आप लोग जान के चलिए कि अगर आप पूरे वाक्य में कहीं भी शैल का यूज नहीं करते हैं तो भी आपका वाक्य सेंटेंस जो है कोई काट नहीं सकता है, 100% सही रहेगी। तो विल का यूज आप करिए, धड़ाधड़ बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ पर दोनों का यूज कब कहाँ पर क्या करेंगे यूज। तो देखिए, सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर यूज किया जाता है। अब बात है इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कंडीशन फिर चाहे जो भी हो, आपको हमेशा मतलब हमेशा, चाहे एडवांस फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट हो, हर जगह आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। जैसे कि इसमें कुछ यस या यस कोई झाम ही नहीं, सबसे आसान टेंस मैं तो कहता हूँ यही होता है। सबसे आसान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आराम से आप लोग यूज कीजिए, उसमें कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, या चाहे एडवांस फ्यूचर इंडेफिनिट हो, उसमें आप धड़ाधड़
किसका यूज कीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कीजिए। तो आई होप आप सभी को इतनी जानकारी समझ में आई होगी। अब बात आती है जो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले मोड ड्रा यहाँ पर करेंगे, फिर अफर्मेटिव का एग्जाम्पल समझेंगे, फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे और उसके एग्जाम्पल समझेंगे, फिर एडवांस फ्यूचर इंडेफिनिट पर चलेंगे। तो देखिए अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है, आप लोग सभी अब तो इतना जान ही चुके होंगे कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और वर्ब की फॉर्म कौन सी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, मैंने पहले ही कहा है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। इसी स्ट्रक्चर, अरे यही फार्मूला तो सब में रहता है, बस हर टेंस में चेंज क्या होता है, वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस में सिर्फ दो चीजें चेंज होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरी वर्ब की फॉर्म। बाकी फार्मूला तो सभी आप लोग पीछे अपना पन्ना पलट के या अपने दिमाग को रिवर्स में डाल के, बरौडी राठौर वाला देखा होगा ना सीन, जब अक्षय कुमार ऐसे रिवर्स में दिमाग को डालता है, फिर जूम करता है, फिर आवाज को नजदीक लाता है, अच्छे से सुनता है कि उसने, सोनाक्षी सिन्हा था शायद उसका नाम, जो उसमें एक्ट्रेस थी उसका नाम सोनाक्षी सिन्हा, तब अच्छे से सुनता है कि उसने क्या कहा। तो आप लोग भी ऐसे उंगली लगाइए और दिमाग को रिवर्स में डालिए और फिर अच्छे से ध्यान कीजिए कि क्या मैंने पढ़ाया था। तो वहां पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दो ही चेंज रहते हैं सभी टेंसों में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म, यही दो चीजें चेंज रहती हैं। बाकी फार्मूला यही रहता है, स्ट्रक्चर यही रहता है। आप लोग ये बात बिल्कुल नोट कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, बात आती है एग्जाम्पल की, तो वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए इसे हम पहले ही बता चुका हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ता होगा, ती होंगी, लास्ट में आएगा तो ही फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो पहला एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, राम खाना पकाता होगा, पकाता होगा, लास्ट में क्या आया, ता होगा आ गया, क्या आया, ता होगा आ गया। तो देखिए जब ता होगा आ गया तुरंत हम जान गए कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। पहला काम आपको सिर्फ टेंस पहचानना है कि कौन सा है, ता होगा आया लास्ट में तो हम तुरंत जान गए कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब बात आती है कि इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। काम को कर कौन रहा है, राम कर रहा है, खाना कौन पका रहा है, राम पका रहा है। तो राम सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो राम, राम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो आप बिना कुछ सोचे बिल लगा दीजिए, 100% आपका सही है। तो राम बिल, राम बिल। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खाना पकाना की इंग्लिश होती है कुक, COOCK, राम COOK होता है, शायद कुक होता है। तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लग गई, कुक, सॉरी यहाँ पर पकता हो गया, पकाता मैंने कहा है, राम खाना पकाता होगा, तो राम बिल कुक, उस वर्ब हो गया। अब बचा ऑब्जेक्ट, तो क्या पकाता होगा, ऑब्जेक्ट क्या पकाता होगा, बात आई खाना, तो बात आई खाना के लिए क्या, फूड, राम विल कुक फूड। आई होप आप सभी को यह बात समझ में आई। अब जो मैंने कहा था कि शैल का यूज कहां पर होता है, जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट जो होगा वह आई होगा या फिर बी होगा, या हमारा सब्जेक्ट आई हो या बी हो, इन दोनों सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज ग्रामेटिकली करते हैं। लेकिन आप हर जगह इन दोनों के साथ भी विल का यूज कीजिए, आपका सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा, 100% सही माना जाएगा। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने यह बात बता दी है कि आई और बी के साथ शैल का यूज, बाकी सभी चीजों के साथ आप विल का यूज धड़ाधड़ कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए और देख लेते हैं। रजिया, रजिया कल नाचेगी, लास्ट में क्या आया, गी आया, और जो ही गी आया तो हम जान गए कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब एक बात, कल की इंग्लिश जो होती है, जब कभी भी आपको पास्ट टेंस में कल का यूज करना हो, कल की इंग्लिश का यूज करना है, तो आपको हमेशा यस्टरडे वहां पर लगाना है। पास्ट टेंस में हमेशा बीते हुए समय की बात होती है और बीते हुए समय को हमेशा यस्टरडे से डिनोट करते हैं। आने वाला जो समय है, आने वाला जो कल है, उसको टुमारो से, बीते हुए कल को यस्टरडे से, आने वाले कल को टुमारो से। तो जब फ्यूचर की बात होगी, मतलब आने वाले समय की बात हो रही है, वहां पर कल के लिए हम टुमारो लगाएंगे। अंडरस्टैंड? आज के लिए टुडे लगाते हैं। तो बात आई सब्जेक्ट क्या है, तो रजिया, रजिया लिख दिए, RAZIA, रजिया। उसके बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा बिल, रजिया बिल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, नाचने का, रजिया बिल डांस, DANCE डांस। उसके बाद में बस ऑब्जेक्ट है नहीं, तो कल की अंग्रेजी सिंपल लगा देंगे, तो टुमारो, TOMMORRO, टुमारो।
तो आई होप आप सभी को यह दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। तो अब चूंकि मेरा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड थोड़ा भर गया है, इसको इरेज करेंगे और नेगेटिव व इंट्रोगेटिव की मतलब क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ये समझेंगे, तथा एडवांस फ्यूचर इंडेफिनिट को हम उसके बाद तुरंत समझ लेंगे। तो इरेज करते हैं। अब जो बारी आती है वह है नेगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कई बार यह बात बताई है कि जो ही आपको नहीं पूरे वाक्य में कहीं लगा दिखे, आपको नॉट लगाना कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। जहां आपका हेल्पिंग वर्ब हो उसके तुरंत बाद आप नॉट लगा दीजिए। और दूसरी बातें मैंने जो बताई इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए कि जब भी आपको यह आभास हो कि जो आपका वाक्य वहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको सिर्फ दो काम करने हैं। कौन सा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को खींच के आगे कर दीजिए, एक काम होगा। अब यह देखिए कि आपका जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट है या कोई क्वेश्चन वर्ड दूसरा आया है। तो अगर क्या से स्टार्ट है तो आपका सेंटेंस कंप्लीट बनके तैयार है। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दूसरा आया है तो उसकी अंग्रेजी आपको सबसे पहले लगा देनी है, बस इंट्रोगेटिव भी आपका कंप्लीट बन गया। तो चलिए हम स्ट्रक्चर भी बना देते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद नॉट प्लस नॉट, यही तो मैंने कहा है। फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। तो आई होप ये स्ट्रक्चर जो हो गया ये नेगेटिव का हो गया। नेगेटिव का एग्जांपल हम समझ लेते हैं। देखिए, राम मंदिर नहीं जाएगा। लास्ट में गा आ गया, तुरंत फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अब बात आती है इसके ट्रांसलेशन की। नहीं लगा है तो नेगेटिव होगा, तो ट्रांसलेट कर लेते हैं। राम विल नॉट गो टू टेम्पल, TEMPLE। सिंपल। देखिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा बी, उसके बाद में नॉट तो नॉट हो गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो हो गया, गो के बाद में टू लगाना ही लगाना है तो टू हो गया, उसके बाद में कहा जाएगा? टेम्पल जाएगा। सिंपल ट्रांसलेट ये भी हो गया। तो आई होप आप सभी को यह बात भी समझ में आ गई होगी। अगला समझ लेते हैं। अब हम ओरली समझ लेते हैं थोड़ा, कब तक यहाँ पर बनाएंगे। देखिए, रजिया खाना नहीं पकाएगी, तो रजिया विल नॉट कुक द फूड। मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा। टुडे, चाहे आप टुडे पहले लगाइए चाहे बाद में लगाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आई विल नॉट टीच टुडे, या फिर टुडे आई विल नॉट टीच। दोनों सिचुएशंस में टुडे आगे लगाइए या पीछे लगाइए, आपका ट्रांसलेशन सही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप आप सभी को नेगेटिव वाला भी समझ में आ गया होगा। अब बात आती है सिंपल इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव सिंपल दो प्रकार से होते हैं। पहले स्ट्रक्चर में लिख लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले होगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट हो तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। सिंपल स्ट्रक्चर वही हो जाएगा। देखिए, स्ट्रक्चर पूरा वही है। आपको हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले आगे करना है। अब आपको यह देखना है कि पूरे वाक्य में कहीं क्वेश्चन वर्ड तो नहीं आया। अगर क्वेश्चन वर्ड आया तो उसकी अंग्रेजी सबसे आगे लगा देनी है। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं आया तो आपको यहीं से पूरा वाक्य खत्म कर देना है, यानी कि कंप्लीट आपका वाक्य कंप्लीटली बन गया। मैंने पूरा दोनों जोड़ कर दिया यहाँ पर। इसको सबसे पहले इतना होना चाहिए, फिर क्वेश्चन वर्ड आगे होना चाहिए, फिर डैश डैश करके कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन मैंने एक में इसको जोड़ के लिख दिया है, इससे आप लोग कंफ्यूज तनी भी मत होइएगा। मैं दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ देखिए, क्या मोहन खाना खाएगा? क्या मोहन खाना खाएगा? तो क्या आप छिपाइए, बता मोहन खाना खाएगा तो आप बनाएंगे क्या? मोहन विल ईट फूड, यही तो बनाएंगे। अब क्या लगा है? सॉरी, प्रश्न पूछा गया है, हेल्पिंग वर्ब आप आगे लाइए। तो विल मोहन ईट, EAT फूड। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना था, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पूरे वाक्य में कहीं नहीं है। क्या से स्टार्ट है तो क्या से जब स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी अब जान ही चुके होंगे बिल्कुल। क्या से स्टार्ट है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही आगे आएगा। तो बिल, उसके बाद में सब्जेक्ट मोहन, फिर नॉट पूरे वाक्य में कहीं था नहीं, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ईट, फिर ऑब्जेक्ट तो फूड। अगर यही वाक्य होता, क्या मोहन खाना नहीं खाएगा, तो बिल मोहन, फिर नॉट
नॉट हमेशा अपने जगह पर लगता है, उसका प्लेस नहीं चेंज होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे जाता है। तो विल मोहन नॉट ईट फूड, ये सारी बातें आप लोगों के लिए नहीं होंगी, लेकिन जो लोग मेरी वीडियो स्टार्ट से देख रहे हैं उन लोगों के लिए बातें बिल्कुल पुरानी हो चुकी होंगी, जो मैं यहाँ बार बार कहता हूँ कि नॉट अपना जगह नहीं चेंज करता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर क्या से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आगे आएगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लग जाएगी। ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं, इसमें कुछ नया मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग जान लीजिए। तो देखिए सिंपल हो गया। अब बात आती है मोहन खाना कब खाएगा, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। अब उसकी अंग्रेजी आप लोग सबसे पहले लगा देंगे, तो व्हेन विल मोहन ईट फूड। अब मोहन खाना कब नहीं खाएगा, तो व्हेन विल मोहन नॉट अपने जगह पर ही रहेगा सब्जेक्ट के बाद हमेशा, तो मोहन नॉट ईट फूड। तो आई होप आप सभी को ये इतनी बातें जो थी कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यही अगर होता था क्या राम मंदिर नहीं जाएगा, तो बिल आगे आ जाता, बिल राम नॉट गो टू टेम्पल, सिंपल। राम मंदिर कब नहीं जाएगा, तो व्हेन विल राम नॉट गो टू टेम्पल। अब बात आती है एडवांस फ्यूचर इंडेफिनिट की, जो कि बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा है। मैं इसको इरेज करके बिल्कुल तनिक भर में शॉर्ट में आप लोगों को बात बता देता हूँ। अब जो साथियों बारी है एडवांस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जो कि बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा है। पहला क्या है एडवांस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, जब आपको कोई काम मजबूरी बस करना पड़े, जैसे मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, लास्ट में गे आ गया, तो यह भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन यह काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, जैसे उसे दिल्ली जाना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे यह काम करना पड़ेगा, या उसे यह काम करना होगा। जहां पर मजबूरी कंपल्सन शो हो जाए वहां पर सिंपल आप लोग हेल्पिंग वर्ब में विल के साथ हैव टू को जोड़ देंगे। पहली बात आप लोग याद रखेंगे, जहां पर मजबूरी शो हो जाए, कंपल्सन शो हो जाए, वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब में विल के साथ हैव टू का जोड़ देंगे। जैसे समझिए विल प्लस हैव टू, ये आप एज ए हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे, आपका वह ट्रांसलेशन कंप्लीटली बन जाएगा। जैसे समझते हैं एक एग्जांपल, राम को खाना पड़ेगा या खाना खाना होगा, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, उसको मजबूरी में वह काम करना पड़ेगा। जैसे राम को खाना खाना पड़ेगा या फिर राम को खाना खाना होगा, दोनों शब्द मजबूरी डाल रहे हैं, और लास्ट में गा आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट है ही। तो जहां पर मजबूरी शो हो जाए वाक्य में, सेंटेंस में, तहां पर तुरंत हम एज ए हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू को यूज कर लेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे देखिए, जैसे राम विल have to eat food, सिंपल। एज ए हेल्पिंग वर्ब इसका यूज हुआ तो सबसे पहले क्या होता था, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो वही है। एज ए हेल्पिंग वर्ब टोटल यूज होगा, विल हैव टू, सिंपल सा, इसमें कुछ कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी होगी। जैसे मुझे दिल्ली जाना होगा, तो आई विल हैव टू गो टू दिल्ली, समझ में आई बात। जैसे अब बात आती है कि क्या मुझे दिल्ली जाना होगा, तो सिंपल क्या होता था, हेल्पिंग वर्ब आगे आता था, तो हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगा, तो विल आई, फिर हैव टू गो टू दिल्ली, हैव टू आगे नहीं जाएगा, वह अपने स्थान पर ही अडिग रहेगा। यह बात आप लोग नोट कर लीजिए। जहां पर जैसे क्या मुझे दिल्ली जाना होगा, तो बिल आगे चला गया, बिल आई हैव टू गो टू दिल्ली, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे जाता है। अब बात है कोई क्वेश्चन वर्ड आ गया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लगा देंगे। आई बात समझ में। जैसे राम को खाना खाना नहीं पड़ेगा, तो राम विल नॉट हैव टू, नॉट भी यहीं पर लग जाएगा, फिर हैव टू जुड़ेगा। ये बात आप लोग भी नोट कर लीजिए, राम विल नॉट हैव टू ईट फूड। इस बात को आप लोग भी नोट करके रखिए। यह बात अगर आप लोगों के समझ में नहीं आएगी तो आप लोग जान लीजिए कि ट्रांसलेशन एडवांस वाला जो था वह आप लोग बिल्कुल मिस कर दिए, बिल्कुल भूल जाएंगे, उसमें कुछ आप लोगों को याद करने रह ही नहीं जाएगा। राम विल नॉट और सिंपल हैव टू हमें मजबूरी दिखाने के लिए ऐड करना है, तो बाद में इसको भी ऐड कर देंगे सिंपल। अब बात आती है इंट्रोगेटिव, तो सिंपल मैंने बता ही दिया, हेल्पिंग वर्ब को खींच के आगे कीजिए, उसके बाद में अगर क्वेश्चन हो रहा है तो वो आगे, नहीं तो आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट बन गया। अब जो दूसरा इसमें एडवांसमेंट आया है, जब कोई कार्य आपको अवश्य करना होगा, जैसे अवश्य अगर आ जाए, अवश्य के अर्थ में, जैसे वह दिल्ली अवश्य जाएगा, वह दिल्ली अवश्य जाएगा, वह खाना अवश्य खाएगा। ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे कंडीशन में आपको कुछ अलग नहीं करना है, कुछ स्पेशल नहीं करना है। यहाँ पर आपको करना सिर्फ क्या है ये मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैं साइकिल अवश्य चलाऊंगा, गागी आया, अवश्य लगा है, तो अवश्य के लिए आपको अलग से मीनिंग नहीं जोड़नी है। बस सिर्फ करना क्या है कि आप लोग जहां पर भी विल का यूज करते थे,
बिल का, उसके स्थान पे आप लोग शैल का यूज करेंगे, शैल का, और जहां पर भी शैल का यूज करते थे उसके स्थान पर आप लोग बिल का यूज कर लेंगे। बस आपका ट्रांसलेशन वो भी कंप्लीट बन जाएगा। आज के आप मॉडर्न इंग्लिश में इसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। अगर अवश्य लगा है तो आप भी वही सिंपल बनाते चले जाइए, आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली अवश्य जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली, तब भी आपका ट्रांसलेशन सही रहेगा। लेकिन अगर आप यहीं पर मैं दिल्ली अवश्य जाऊंगा तो आई शैल गो टू दिल्ली, ये होता था अवश्य जब ना रहे, मैं दिल्ली जाऊंगा तो आई शैल गो टू दिल्ली, ग्रामेटिकल होता था, आई वी के साथ शैल लगता था, आई शैल गो टू दिल्ली। अगर आ गया मैं दिल्ली अवश्य जाऊंगा तो आप बिल तो लगा ही रहे हैं, आपको शैल यूज करने की क्या जरूरत है। तो आई विल गो टू दिल्ली सिंपल तभी तो सही है, आपका अवश्य तभी तो शो कर रहा है, तभी तो वही शो कर रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। बस मैंने एक एज ए जनरल रूल इसको आप लोगों को बता दिया कि जब अवश्य शो होगा तो इसको कन्वर्ट होगा। आप धड़ अपने रूल से बनाइए, इसको कन्वर्ट ना कीजिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आपका ट्रांसलेशन तभी सही रहेगा, उसमें कोई काट नहीं सकेगा। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तथा यह वीडियो आप लोगों को समझ में, जो सबसे बड़ी बात है, समझ में आई होगी। तो अगर मेरी यह वीडियो समझ में आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक आराम से पहुंचती रहे। और एक विशेष बात मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो की क्वालिटी नहीं, मेरे वीडियो का कंटेंट देखना है। क्वालिटी में समय के साथ इंप्रूव करता रहूंगा, लेकिन कंटेंट कोई इंप्रूव नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं। मैं अपनी वीडियो में कंटेंट जो दे रहा हूं सबसे बेस्ट दे रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए